हेलो स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। आज हम प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये बेस्ड एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। आप लोग कक्षा 10 स्टूडेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का इस अगले वर्ष, इसलिए मन लगा के ठीक से पढ़िए, है ना। उसका पहला प्रश्न देखिए इसको। पहला प्रश्न है, कक्षा यक्स यक्स नहीं मतलब 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। समझा स्टूडेंट? इसको समझिए, किताब सब लोगों के पास होगी। अब प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको सीधे समझ लीजिए, किताब से सवाल हल कर रहा हूँ, है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक, और इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। यही मान लिया जाए, माना लड़कों की संख्या यक्स एवं लड़कियों की संख्या y है, ठीक। अब ये कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब लड़के और लड़की मिला करके कुल 10 हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। ये पहला समीकरण हो जाएगा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की वाई माना गया है तो लड़की की संख्या पहले दिया वाई, लड़कों की संख्या लड़कों को x माना गया, उसको x दिया, तो लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़की की संख्या। जब लड़की ज़्यादा है इसका मतलब लड़का कम है, तो लड़के जिधर कम है उधर हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना? 4, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां बने ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो जो कम है वो जोड़ेंगे, क्योंकि इक्वल कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। इस प्रकार से कर दिया। अब इसको प्यारे बच्चों इधर ला लिया जाए तो ये समीकरण बन जाएगा -x प्लस वाई बराबर 4। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब ये पहला और दूसरा, ये दो समीकरण बन गए। अब इसको हम हल करते हैं, दोनों को पास पास में लिख करके। अब कई विधियाँ लगाने की, है ना, समीकरण हल करने की, यहाँ विलोपन से लगाते हैं। तो यक्स, इसके नीचे पहला लिख देते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 10, ये वाला पहला वाला। अब लाइन खींच कर विलोपन जानते हो, इस प्रकार से गुणांक बराबर है तो चिन्ह विपरीत है, तो सीधे जोड़ने पर कह देते हैं कट जाएगा, जोड़ने पर, है ना, क्योंकि माइनस से प्लस से कट गया तो वाई मिल के 2y हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा। तो y बराबर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 7, यानी ये लड़कियों की संख्या आ गया, लड़कियों की संख्या आ गया 7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस मान को समीकरण 1 में या 2 में रख दिया जाए, 2 है तो इस लिख देंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो रखिए y के स्थान में 7, जहाँ ये पहले इक्वेशन में, यानी x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो x इसको पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, 10 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब हुआ, अतः कर देंगे, अतः लड़कों की संख्या, x लड़कों माना गया है, अतः करेंगे बेटा, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस, जब ये y के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 7 रख दिया y के स्थान में, तो x प्लस 7 बराबर 10, यानी x बराबर 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये x बराबर 3 हो गया। ये x लड़कों को माना गया है, अतः लड़कों की संख्या 3 एवं y लड़कियों को माना गया है, एवं
लड़कियों की संख्या कितना 7 होगी, है 7 है या होगी, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ चेक करना, जांच करना है। तो देखो 3 लड़का हैं 7 लड़की हैं, दोनों मिलाकर 10 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है कि लड़के और लड़की दोनों का योग 10 है, ये कहा है। ठीक है, इस प्रकार से पहला सवाल होगा। इसी का दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। ये क्या, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया दिया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा जा रहा है। जो पूछ रहा है एक पेंसिल एक कलम, इसी को मान लिया जाए। लिखेंगे माना एक पेंसिल है तो पेंसिल लिख देंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया एवं एक कलम है, पेंसिल और एक कलम है, कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। ऐसा मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य। ठीक है, ये मान लिया। अब प्रश्न जैसा शर्त कह रहा, कंडीशन है, अभी दो कंडीशन है, 2 कंडीशन से 2 समीकरण बनेंगे। कंडीशन देखो, पहला कंडीशन है 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य, एक कंडीशन शर्त के अनुसार लिख देंगे, शर्त के अनुसार या शर्तानुसार। अब कौन सा शर्त है, प्रथम शर्त अनुसार, क्योंकि प्रथम और द्वितीय 2 शर्त हैं, तब तो 2 समीकरण बनेगा। प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कंडीशन के अनुसार वो क्या है, 5 पेंसिल तो 5 x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य जब x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 कलम, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम के लिए 7 हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, है ना। ये दोनों कितना है, कुल मिला करके कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, ये 50 लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये कहा है दूसरा शर्त, तो द्वितीय शर्त अभी देते हैं, द्वितीय, ठीक, ये शर्त ऐसा लिया। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त क्या है, 7 पेंसिल यानी 7x, फिर 5 कलम यानी 5 कलम है तो 5y। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना कुल मूल्य है, दोनों का दाम 46 रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हो गया, तो इनका मूल्य, एक कलम, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब इससे जो है हल करना है। तो हल तो देखिए इस किताब में ग्राफी 20 से कह दिया हल कर देंगे, तो ग्राफी में आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा और जहाँ दोनों रेखाएं कटेंगी वहीं पर एक्स वाई की मान हो जाएगा, तो वही हल कर लेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के द्वारा सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी ज़रूरी है समझना, इसलिए ठीक से समझ लो इसको। तो ये हो गया। अब हम विलोपन से हल करते हैं अगर, तो विलोपन से हल करने में गुणांक बराबर रहना चाहिए, चाहे x बराबर करें चाहे y बराबर करें। तो हम x के बराबर करते हैं, तो करना क्या है, इस 7 की जो 7 है, x के जो गुणांक 7 है, इसका समीकरण 1 में गुणा कर डालेंगे दोनों पक्षों में, और समीकरण 1 के में जो x का गुणांक 5 है उसका समीकरण 2 में गुणा कर डालेंगे। इसको इस पर लिख देते हैं शॉर्टकट में, गुणते 7 और यहाँ लिख देते हैं गुणते 5, यानी इस वाले का नंबर 1 में और नंबर 1 वाले का नंबर 2 में गुणा करें। अब गुणा करके रखते हैं, रखिए गुणा, तो 7 पचे 35, 35 x हो जाएगा। ठीक, 7 सता 49, 49 y हो जाएगा, बराबर 7 पचे 35 है ना, 350 हो जाएगा। यहाँ 5 से करेंगे तो ये 5 सते 35, 5 से 35 x प्लस प्लस 5 25, 25 y हो जाएगा, बराबर 46 पंचे गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, अब 5 चौको 20 और 3 23। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये लाइन खींचते हैं इस प्रकार। अभी गुणांक बराबर हो गया ना, अब चिन्ह बदलना है, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट के तब तो जाकर कटेगा, एक को काटना होता है, क्योंकि विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, हम विलोपन विधि से लगा रहे इसको, विलोपन विधि, चाहे जिस विधि से लगाइए। ये किताब में तो ग्राफ भी कहा है, तो पहले आप विलोपन से लगा ली, फिर हम ग्राफ सिखा देंगे आप लोगों को। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, प्लस होते यहाँ तो माइनस होगा,
जितने भी प्लस रहेंगे सबके चिन्ह माने, कहने का मतलब जो घटाते हैं सबके चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस छिपा तो माइनस कर दिए। तो 49 से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4, ये हो गया, और 4 में से 2 गए 2 हो गया। अब बगल में ये वाई लिख देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक स्टूडेंट, 0 के 0 0, 5 में से 3 गए 2 हो गया, और 3 में से 2 गए 1 हो गया। इस प्रकार से अब y का मान निकालना है तो 24 का भाग लगा दें या 24 से काट दें। 24 का नाम 24, 24 पंचे 120 होता है ना, 5 चौक 20 और 5 दून 10 12, तो पंचे 5 बार में कट गया। तो y का मान कितना आ गया स्टूडेंट? y का मान आ गया, कितना आ गया y का मान? y बराबर 5। अतः हो गया y इज इक्वल टू, अतः y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस प्रकार से y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में लिख देंगे। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए भाई। हालांकि हमें 2 भी रख सकते हैं, चाहे जिसमें रखिए उत्तर वही आएगा। रखिए तो 5x उतार दिया, अब प्लस 7, अब y में 5 रख देंगे, 5 रख दिया बराबर 50, ये रख दिया। ये हो जाएगा 5x, 7 पचे 35 हो गया, बराबर 50 हो जाएगा। इसका ये डिजिट्स है, गिनती गिनती एक तरफ हो जाए तो पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर का में जानते हो तुम लोग, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 50 में से 35 घटाओगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर 5x है, तो यही x बराबर किधर 15/3, यही वही कर सकते, 5 3 15, 3 इक्यावन 3 25 15। इस प्रकार से x बराबर 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आ गया। अतः अंत में लिखोगे अतः हाँ 5 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 5 हो जाएगा। अब पहले वाले में कितना था? 24 पंचे, और दूसरे वाले में भी 7 5 5 5 आया, दोनों 5 5 आ गया क्या? हाँ देखो बेटा, यहाँ चूक हो गई थी, यहाँ ये 5 है ना, हम देखो ये देखो बेटा 5 है। ये छोटी चूक तो समझ से हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 है, 3 से 5 है, तो 5 3 15, ये 3 हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, सही है। तो इस प्रकार से 5 3 15, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः अब यक्स क्या माने हैं? यक्स पेंसिल माने। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपया, एवं एक पेंसिल, पहले हम यक्स माने हैं, एवं एक कलम का मूल्य कितना लिखेंगे? 5 रुपया है ना, वाई कलम था 5 रुपया। ठीक है, मूल्य 5 रुपया होगा। ठीक, ये है आंसर आपका। एक दूसरा सवाल हो गया उसी में। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 2 चर हैं सब में, इस पर देखते जाएंगे। अब अगर आप चेक करना, जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हो। किसी भी जांच में एक वाले में 2 रख दो। जैसे हम देखो जांच भी बता दे तुम लोगों को, देखो जांच कैसे करो। पहले वाले समीकरण रख दो, पहले समीकरण में। ठीक है, कितना? 5x धन 7y बराबर 50 लिखा है। तो यक्स पर चाहे पहले में रखे चाहे दूसरे में, जहाँ तो किसी समीकरण से हो सकता है। यक्स में 3 आया है, 3 लिख दिया है, ये 3 था, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये नहीं है कुछ, तो ये 3 था, प्लस 7, वाई में 5 आया है। तो देखिए आप, इधर 50 है, तो 5 3 15, और उधर 7, इधर 7 5 35 बराबर 50। तो 35 15 50, तो इधर भी 50 उधर भी 50। इसका मतलब चेक हो गया, जाँच हो गया, सत्यापित है। ठीक है, इस प्रकार से जाँच भी किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, ग्राफ से हम बता दें इस समीकरण को। मैं चाहता हूँ इसी को, सवाल को तुम लोगों को ग्राफ से बता दूँ। तो ग्राफ से बताने में पॉइंट चाहिए ना, तो पॉइंट बना करके इसको ग्राफ से ही बता देता हूँ, दोनों प्रकार से हो जाए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए फिर
अब ग्राफ से देखिए, इसी को सवाल को ग्राफ से हल करते, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, ठीक, ग्राफिकल मेथड। अब जो समीकरण है, कितना समीकरण है, समीकरण थे 5x धन 7y बराबर 50, है ना। इसमें से y को रोक करके और x को पक्षांतर कर दें, ठीक है। तो y को कहने का मतलब y को x के फार्म में बदल लेना चाहिए, तो यही करते हैं। वैसे तो x को भी हम रोक करके y कर सकते थे, दोनों सही है, एक आप समझ लीजिए, बाकी ग्राफी भी सब कर लोगे। तो मैं 7th y को रोक रहा हूँ, तो 50 माइनस 5x कर रहा हूँ, फिर 7 का डिवाइड कर दो, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पर एक सारणी बनानी है, टेबल जिसे कहते हैं, उसमें x y के मान रखना है। ऐसे मान रखें कि अगर कोई अक्षर डिवाइड में है तो पूरा उससे कट जाए, जिससे इंटीजर नंबर में x y के मान मिल जाएं, जिससे ग्राफ में रखने में सहूलियत रहे, है ना। दशमलव बटे भिन्न में रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। अब जब ना आ सके तो ऐसी स्थिति में तो करना ही पड़ेगा, दशमलव में चाहे बटे में हो। फिर वो आप 50-50 कर लेते हैं, आधे में आ जाए, जैसे 3/2, 5/2, 7, इस प्रकार सोच लेते हैं, ठीक है, करिएगा, बन जाएगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले x का मान अगर हम कितना मान लें कि इसमें कट जाए और आपका 7 से बुरा भाग चले जाए, तो x का मान अगर हम 3 मान लें प्यारे बच्चों, तो 5 ही 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। 15 से जब ये 15 हो जाएगा तो 50 में से 15 घट जाएगा और 7 से भाग चला जाएगा। तो इसके लिए टेबल में हम देखते हैं कैसे करते हैं। इस प्रकार देखिए, टेबल बना रहे हैं आपको। अब एक ग्राफ से समझ लीजिए, जिससे बहुत समय भी न लॉस हो। x का मान, इसमें y का मान, कम से कम 2 या 3 मान, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मान लो, हम तो 2 ही मान कम से कम लेके चल रहे हैं। चलिए, x बराबर यहाँ रख रहे हैं, x बराबर अगर हम 3 रखने पर, तो देखिए 50 माइनस 5 ही 15 हो जाएगा, तो ये 15/7, ठीक है, यहाँ देख दीजिए। तो 50 में से 15 गए 35 हो गया, अब बटे 7 बचे 35, ये y का मान निकल आया। तो इस कहने का मतलब बच्चों, आप x का मान अगर 3 रखोगे तो y का मान 5 निकला ना, काटने को आ गया, तो y का मान यहाँ भर दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये निर्देशांक बिंदु में लिख रहे हैं, निर्देशांक बिंदु। अब इसी में 0 रख देता हूँ तो काम नहीं बनेगा, 7 से कट नहीं पाएगा। 1 रखता हूँ तो नहीं बनेगा, अगर ऋण 1 तो 55 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं। अगर ऋण 2 रख दूँ या प्लस 2 रख दूँ तो 5 दून 10, 10 नहीं कट पाएगा। अब फिर क्या सोचा जाए कि ये कट जाए, 4 रख देते हैं, 5 भी। अब ये अगर आप इसमें कितना रख देंगे कि ये आ जाए, सोचिए ज़रा आप लोग। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें कोई गिनती 3 तो रख दिया, अगर हम 10 रख दें, सोच लें तो कुछ 10 रख दें, 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम x बराबर 10 रखेंगे। जब x का मान 10 रखेंगे तो 10 पचे 50, यानी 50, ये 50 माइनस 50/7, तो 0 हो जाएगा, 0/7 बराबर 0 आ जाएगा y का मान, ठीक है। तो ये 10 रखने पर y का मान 0 आ गया। तो इस प्रकार से 2 बिंदु पर्याप्त है, इतने से लेकर चलो, नहीं समय फिर ज़्यादा खर्च हो जाएगा ना, इस प्रकार। तो बिंदु क्या बना, अतः इसको कहते हैं निर्देशांक बिंदु। 3,5 पहले भुज लिखा जाता है x का मान, फिर बाद में कोट, जिसको y का मान कहते हैं। एक पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट 10,0। इस प्रकार से एक निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो गया स्टूडेंट। अब आगे एक समीकरण जो और था, उससे भी बिंदु ढूंढना है। चलिए, वो क्या समीकरण था, वो समीकरण था 7x + 5y = 46, है ना। इससे निकालना है। यहाँ भी वही तरह कर लीजिए, y को टर्म को रोक लीजिए, बाकी उधर कर दिए, तो 46 माइनस 7x हो जाएगा। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब यहाँ भी आपको सोचना है, x के ऐसे मान रखिए जिससे 5 से पूरा भाग चला जाए, यही आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप इसमें क्या क्या मान लेते हैं बता सकते हैं, इसमें सोचिए कि हम इसमें क्या मान लें जिसमें आ जाए। अगर 3 रख दें यहाँ पर, सोचिए
तो 7×21 हो जाएगा। तो 46 में से 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ, तो 5 से कट जाएगा। तो सोचिए x बराबर 3, x बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 46, वाई का मान ध्यान दीजिएगा, मान 7×21/5, ये हो जाएगा। 6 में से 1 गए 5 हो गया, और 4 में से 2 गए 2 हो गया, बटे 5 हो गया, 5 का नम 25। तो कहने का मतलब जब ये इसके लिए टेबल बनाना होगा, फिर देखिए इसके लिए टेबल बनाता हूँ, ये इस प्रकार से x y, तो 2 मान रखिए अधिकतम बस। तो x का मान जब 3 रखा तो y का मान कितना आया, 5 आया ना, ये काटने के बाद x का मान 3 तो y का मान 5 हो गया, 1 पॉइंट मिल गया। अब अगला पॉइंट सोचिए और क्या हो सकता है x का मान जिससे 5 कट ही जाए, है ना। तो इस प्रकार जब 3 सोच रखा, 4 रखिए, 5 रखिए, जिसमें आ जाए 6 रखिए, 6 7 42, और 42 4 बच जाएगा, नहीं पर कट पाएगा। 7 रखिए, 7 7 49, 3 नहीं कट पाएगा। 8 रखिए, 8 7 56, और 46 -10 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा स्टूडेंट। अगर इसका मतलब ये हुआ यक्स का मान अगर 8 रख दिया, 8 7 56 हो गया, और ये 46 है, -10 होगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा। इसलिए इसका बिंदु क्या बना, 3 5, पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान, यानी भुज है, कोट है इंग्लिश में एब्सिस, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 8, -2, दूसरा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से एक ये निशांक बिंदु बना, और एक दूसरा ये बन गया, 2 पॉइंट का निशांक बन गया इस प्रकार से। अब दोनों को ग्राफ कागज पर लाइन में खींच बना करके इन बिंदुओं को रखेंगे, और दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करेंगी उस पॉइंट पर भी उसका हल होगा, प्रतिच्छेद बिंदु सलूशन हो जाएगा, एक्स और वाई का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। अब देखते हो हम ग्राफ सिखाते हैं कैसे करना है, ध्यान दिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है 3 5 3 5 10 0, और दूसरा 5 है पॉइंट है 3 5 और 8 -3। अच्छा, आप लोग भी ध्यान दीजिए, इन दोनों बिंदुओं से जब खींचेंगे तो आप देखिए एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अगर उसका सलूशन है, हल है, तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा। अब प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब एक निर्देशांक बिंदु घनिष्ठ होगा। तो देखो 3 5 इस वाले में भी है, और 3 5 इस वाले में भी है, तो यही स्टूडेंट उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, ये x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा। केवल अब लगाना रह गया ग्राफ कागज पर, मैं उत्तर जान लियो तुम लोग। इस प्रकार से ग्राफी भी होता है ना, हर समीकरण का। चलिए फिर इसको हम आगे आपको ग्राफी भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफी बीज से हल करने का तरीका। सबसे पहले ग्राफ कागज लेंगे ना, और उसमें आप लाइन खींचेंगे। महीन में उसमें बहुत छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो जो बहुत छोटे बारीक खाने होते हैं उसमें मैं इसको ग्राफ कागज में बता दूं क्या। ग्राफ कागज मेरे पास संभवतः है, देखता हूँ। ग्राफ कागज बस ये मिल गई। हाँ, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ग्राफ कागज पे आप लोग देखिए, सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा ये, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ग्राफ का एक सवाल आता है, रोल नंबर डाल दीजिएगा, और वही प्रश्न नंबर डाल दे कौन सा प्रश्न का है वो, और वहीं पर पिंच कर दी नत्थी कर दीजिएगा कॉपी पर अपने, ठीक है। तो उसमें नंबर सही मिलता है पूरा। ध्यान दीजिए, ये मैं बना रहा हूँ, तो आप कहीं से ठीक बीचों बीच कर लीजिए। ये मैं ज़्यादा ना हो तो मैं सोचता हूँ बहुत लंबा ना खींचूँ, छोटे बना दूँ। यहाँ कर रहा हूँ, ये लाइन इस प्रकार खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसी प्रकार से ऐसे खींच देता हूँ लाइन। अब आप देखें, जो बीच में है उसको मूल बिंदु मान लेते हैं सेंटर में। इधर +x होता है, इधर -x होता है, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर +y होता है, और नीचे नीचे क्या होता है, -y होता है। ये 4 चतुर्थांश में बटे होते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, ऐसे इसको चला जाता है इस प्रकार से ना, ऐसे इस प्रकार से चलते हैं, ठीक, समझिए। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहले वाले समीकरण का पॉइंट था 3, यहाँ लिख देता हूँ पहले 3, यहाँ लिख देता हूँ 3 और 5 पहला बिंदु,
और 10 और 0 दूसरा बिंदु, ये पहले वाले समीकरण का। तो पहले इसको रखा जाए इसी ग्राफ कागज पर। x का मान 3 है, y का मान 5 है। अब समझिए, यहाँ देखिए ये तो एक बड़ा खाना है, बीच में बहुत छोटे छोटे खाने हैं, तो इतना बड़े को एक ना मानिए, जो ये उसका आधा है इसलिए कि एक मान लीजिए। और बहुत बड़ा बनाना हो तो ये बड़े वाले भी एक मान सकते हो, इसी बार नहीं मान सकते हो। हम यहाँ ये इतने को एक मान लें, उसके आधे को, जो मोटी लाइन है इसके उससे आधे को मानते हैं यहाँ एक। तो ये एक हुआ, पहले भुज में एक्स एक्स में चलेंगे, फिर वाई एक्स में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स में कितना 3 चलना, तो 1, ये 2, ये 3, है ना। ठीक। अच्छा, और बड़े बड़े बनाना है तो आप इस प्रकार चल लीजिए, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े खाने मान लीजिए। बड़े बना देता हूँ, चलिए बड़े बना दूँ, चलिए कोई बात नहीं। इतने के मान लीजिए, 1, ये 2, ये 3, यहाँ एक्स में 3 हो गया। फिर देखो वाई में कितना है, 5 है, ऊपर जाना धन है, ऊपर प्लस मिलता है। यहाँ देखिए ये एक उसी के सामने से है ना, जैसे 1, 2, 3 तो ये हुआ, फिर 1, 2, 2, ये फिर 3, ये 4 और ये 5 यहाँ पर भी। यहीं पर स्टूडेंट एक छोटा सा क्रॉस कर देंगे, या मोटा गोला कर दें या क्रॉस कर दें। यहीं पर लिख भी देते हैं 3.5, ये एक निर्देशांक बिंदु मिल गया। फिर इसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है 10, 0, इसको 10x है प्लस x है तो प्लस x तरफ चलेंगे। अब y में 0 है तो 0 मतलब मूल बिंदु पर ही रह जाएंगे, आगे न ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, न बाएं जाएंगे न दाएं जाएंगे। तो 10 चलना है, 10 धन तरफ चलना है। तो ये 1, ये 2, यहाँ लिख सकते हो 1, 2, 3, हाँ इस पर बोले चले जाएंगे, ये 4, ये 5, ये 6। अब इसमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ 6 के बाद ये 7, यहाँ पर ये 8 होगा, यहाँ पर ये 9 होगा, और यहाँ पर जाके 10 होगा। कोई बात नहीं, लंबा जितना बढ़े, बीचों बीच एक तो वहाँ बनाना होगा, तो ठीक बीच में आपकी लाइन खींचिए, जो है मैं यहाँ बना दिया हूँ उसको ठीक बीच में करके आप बनाइए आराम से। एक क्वेश्चन ही करना है आपको, ठीक। चलिए, तो ये 10 में चला, 10 कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आया। अब तो x मान हो गया। अब y का मान इसमें 0 है तो y का मान जो तो यहीं पर मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो y का मान तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर x अक्ष पे y नहीं होता, ठीक है, x अक्ष ये तो यहीं पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये अब इसे आप पटरी से मिला देंगे, पटरी से मिला देंगे, तो मैं यहीं मिला देता हूँ और तुम लोग पटरी से मिला लेना इसको इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी एक पहली बार जो रेखा समीकरण था उसकी रेखा हो ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरे वाले बिंदु का निर्देशांक बिंदु का ग्राफ खींचेंगे, इसी ग्राफ पर, अलग से नहीं, इसी ग्राफ का, इसी कागज़ पर। तो चलिए दूसरा वाला पॉइंट क्या क्या था, 3, 5 और दूसरा पॉइंट था 8, -2, ये पॉइंट था, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। चलिए इसको भी रखिए। तो 3x का मान है और y 5 है, दोनों प्लस में है तो पहले 3 चलना है, 1, 2, 3, 5 ऊपर जाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, माने यही पॉइंट मिला स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, इससे मैं कह रहा था ना कि एक पॉइंट कॉमन है, वही उसका प्रतिच्छेद बिंदु है, वही उसका सलूशन होगा, हल होगा। एक पॉइंट ये मिल गया, इसे थोड़ा मोटा कर दीजिए कि दूसरे पॉइंट के लिए भी यही होगा। फिर 8 - 2 है, 8 यानी x में 8 चलना है, तो 8 चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। और फिर कह रहा है y में -2 चलना है, तो -2 स्टूडेंट y में नीचे होता है, ऊपर तो प्लस होता है, तो माइनस कौन होगा, 2, इतना 1 और फिर ये 2, है ना, इतने। तो यहाँ जाके क्रॉस करना होगा, ठीक है, यहीं पर। तो यहीं पर क्रॉस कर दीजिए, इस प्रकार यहाँ लिख भी दीजिए, कितना लिखेंगे, 8, -2, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्राफ ठीक समझ जाएंगे तो सभी ग्राफ को इसी प्रकार से बना लेंगे। अब ये इसको भी मिलाना है पट्टी, ये पॉइंट को पट्टी से मिला देना है स्टूडेंट, है ना। देखो मैं मिला देता हूँ इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मिलाना होगा ना, ध्यान दीजिए। तो पटरी से लेकर मिलाएंगे आप, हम यहाँ इसे खींचे दे रहे, तुम लोग पटरी से मिलाओगे बेटा, ये ठीक है स्टूडेंट, ये मिल गया। तो दोनों ये लाइन, पहली वाली लाइन, यहाँ लाइन में समीकरण नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का समीकरण नाम, दूसरा समीकरण नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो दोनों लाइनें इस पॉइंट का नाम P लिख दीजिए, P पॉइंट पर मिल रहे हैं, कुछ भी मान सकते थे, PQR कुछ मान सकते हो, ABC कुछ मान सकते हो, मिल दिया। यहाँ पर इस बिंदु का निशान कितना, 3, 5 हुआ, मैंने ये x का मान हुआ और ये y का मान है। इसका मतलब x बराबर 3 हुआ और y बराबर 5 हुआ। ये x क्या माने थे, कलम माने थे ना, पेंसिल जो भी माने थे, ये x पेंसिल माने थे, ये पेंसिल का दाम हो गया, पेंसिल यहाँ लिख दीजिए, पेंसिल का मूल्य, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, वही के नीचे हुआ
नीचे ही लिख दीजिए। और y कलम है, ये कलम का मूल, कलम का मूल, ठीक। यानी पेंसिल का मूल कितना हो, 3 रुपया, बराबर 3 रुपये लिख दीजिए, ऐसे कह दीजिए, ठीक है। और कलम का मूल 5 रुपया, बराबर 5 रुपये कर दीजिए। ये जाके आंसर हो गया। ये ग्राफ इसको देख करके तब आपको नंबर मिलेगा, जो भी 4-5 नंबर का आता है इसमें आराम से कर लेंगे। ग्राफ का, ग्राफ कागज़ पर भी बनाना हो, ग्राफ कागज़ मिलता ही है, विषम स्थिति पर ना मिले तो हर कीमत पर आप कॉपी में ही बना लीजिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक से नंबर वगैरह डाल करके किस प्रश्न का कौन सा नंबर है ना, तभी मिलेगा। और उस महीन खाने खींच लेंगे पटरी से, नहीं मिलता, लेकिन पहले तो ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में ही करने का प्रयास करेंगे। अब इसी के आगे प्यारे बच्चों जी सवाल और भी हैं, तो ये सब सवाल मेरा मानना है तुम इस प्रकार से कर लोगे। अब हम दूसरे सवाल पर चल रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफ और तुम समझ चुके होगे, ठीक। दूसरा सोच अब लिखा है A1/A2, इस प्रकार से लिखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करिए कि कौन सा समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन समांतर हैं और कौन समपाती हैं, कॉन्सिडेंट समपाती हैं, कौन पैरेलल हैं, कौन इंटरसेक्ट करती हैं। ये 3 चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बताना है, केवल हल नहीं करना बल्कि बताना कौन करती हैं कौन नहीं करती, क्योंकि प्रश्न के अनुसार जैसा कह रहा है कि कौन, ये बताना है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर कौन प्रतिच्छेद कर रही हैं और कौन नहीं कर रही हैं। और हल नहीं कहेगा, हल करने के पेपर में क्या आप हल भी करेंगे। ध्यान दीजिए, पिछले वाले वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें ठीक से सिखाया था। अगर माने प्रतिच्छेद करती हैं उसके क्या कंडीशन होगा, है ना। 3 माने ये 3 दिया हुए अनुरेशियो में, एक्स एक्स का गुणांक का अनुरेशियो है, वाई वाई के गुणांक का अनुपात है, और एक कांस्टेंट के अनुपात है, इस प्रकार से। तो पहली शर्त ये है कि ध्यान दीजिए, फिर से लिख देता हूँ, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल माने प्रतिच्छेद करेगा, किसका एक हल होगा, इसी को हम प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं भाई। जब प्रतिच्छेद माने एक हल होगा, ठीक, ब्रैकेट लिख देता हूँ, प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करेगा। कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आवे, माने ये एक्स के गुणांकों का अनुपात और वाई वाई के गुणांकों का अनुपात बराबर ना आवे, तब उसका अद्वितीय हल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, एक और केवल एक हल होगा, जिसको हम इंटरसेक्ट भी कहते हैं। तो जांचना है इसमें, और हल जब निकालना भी कह देगा तो आप भी हल कर लीजिएगा। विलोपन भी से ज़्यादातर करिए, नहीं तो प्रतिस्थापन कहे जिसमें से कहे उसमें से करिए, ग्राफी भी से बताएं उससे भी कर सकते हो, हल करो। लेकिन अन्य के फिर अगर जो समांतर होंगी और जो संपाती होंगी उनको बता देना है, हल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हल होंगे। समानांतर वाले हल ही नहीं होगा तो उत्तर नहीं निकल पाएगा, उसमें केवल कह के छोड़ देना है कि हाँ इसके समांतर हैं, तो समांतर कोई हल नहीं होगा। अगर संपाती होता तो अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल हो जाते हैं, मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं। अब सवाल देखिए इसमें। अच्छा, इसका दूसरा भी शर्त देख लीजिए, सवाल सब देख लीजिए। दूसरा शर्त ये है कि जब क्या हो, समानांतर हो, समांतर हो, जब क्या हो, समांतर हो। तो क्या शर्त बताए थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ये माने ये एक्स के गुणांक वाई वाई के गुणांक का अनुपात बराबर रहे, लेकिन कांस्टेंट वाले गुणांक का अनुपात बराबर ना रहे, तो हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। और समानांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समानांतर कैसे होगा, ये एक रेखा ऐसे जा रही हुई, एक ऐसे जा रही, जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही दोनों रेखाएं तो उसका हल ही नहीं होगा। ठीक, जैसे ग्राफ से बताया, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था तो उसका हल हुआ। अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेद करेगा तो एक ऐसे कहीं होगा, एक बिंदु कटेगा तो वहीं हल हो जाएगा। ठीक, अब तीसरी कंडीशन थी, जब समपाती हो, समपाती माने कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट माने होता है समपाती हो, एक दूसरे चढ़ के चलें। ये कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1, यानी तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर हो,
तब जाके वो समपाती हो जाती है। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एक लाइन है ये, दूसरी लाइन इसी के ऊपर चढ़ के जाएगी, दूसरी अलग से नहीं होगी, क्योंकि जब उसी के ऊपर चढ़ के जाएगी तो तमाम हर बिंदु पर हल ही हो जाएंगे, अनंत हल हो सकते इस प्रकार से, है ना। और उसमें हल हल माने जाएंगे, क्योंकि हर जगह कट रहा है, दोनों रेखाएं प्रत्येक कई हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इतना लिख के छोड़ देंगे। इसको हल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि समपाती अनंत सारे हल हो जाएंगे, तो कैसे निकाल पाएंगे। एक जब अद्वितीय रहता है तो उसी का विलोपन से या प्रतिस्थापन से या बीजगुणनखंड विधि से या ग्राफी विधि से या तुलनात्मक विधि से या किसी भी विधि से निकाला जा सकता है। परीक्षा में अगर जिस विधि से कहे उस ढंग से लगाएंगे, अगर नहीं कुछ कहता है तो सबसे मेरा मानना सरल होता है विलोपन विधि, आप लोग उसी से लगा सकते हो। ठीक, तो देखिए अब ये सवाल पर देखें, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एक समझ लीजिए। लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। उसी की दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। बताना है इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन इसमें लागू होती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, यहाँ पर x का गुणांक ये a1 a2 है और y का गुणांक b1 b2 है और यह अचर पद है ये c1 c2 है। यहाँ पर अब लिख दीजिए a1/a2 बराबर 5/7, फिर b1/b2 इज इक्वल टू -4/6। कटे तो काट देना चाहिए, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा -2/3। फिर इसी प्रकार से कांस्टेंट जो है c1/c2 वो कितना हो जाएगा 8/-9, तो -9 चाहे नीचे कर चाहे ऊपर कर दीजिए, कोई बात है, कहीं कट नहीं रहा है तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर a1/a2 5/7 आया है, अब b1/b2 -2/3 आया है। तो पहले कंडीशन जो ये लग रही है a1/b2 a2 नॉट इक्वल b1/b2, इस शर्त का पालन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ इस समीकरण के इफ एंड वनली इफ यानी अद्वितीय हल होगा, यानी एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, इतना आपको कहना है। इसका मतलब यहाँ पर इतना कहेंगे, चूँकि कौन सा शर्त लागू हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 है ना नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, अब c1 इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले शर्त लागू हो गया तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ जरूर मान लिख देंगे, हम यहाँ बगल में लिख देते हैं देन इम्प्लाई करके। a1/a2 कितना है 5/7, b1/b2 कितना है -2/7, 5/7 2/7 -2/3 है ये, आई दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल करें, ठीक है, इसलिए लिख देंगे प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे, इसलिए इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका था दूसरे का पहला, इसको सावधानी पूर्वक करें। तीनों कंडीशन जरूर दिमाग में रखें, जब तीनों कंडीशन आपसे बन जाएंगे तो हर सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, अब इसी ग्राफ कागज में बता दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसी का दूसरे का दूसरा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। अब यहाँ आपको कंपेरिजन करना है कि बताना है कौन सा समानांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए a1/a2 निकालिए, a1/a2 कितना है 9/18, 9 से कट रहा है, 9 का 9 दूनी 18 काट दिया इसका। ठीक है, फिर यहाँ आप b1/b2 निकाल दीजिए, वो 3/6 है, 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा। फिर एक बार c1/c2 निकाल दीजिए, कितना 12/24 है, इसको काट दिए, 12×24 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों बराबर हैं, यहाँ पर तीनों बराबर, यहाँ पर कौन सा लागू हो रही है a1/a2
बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ठीक, ये लागू हो रहा है। इसके स्थान पर उसका मान भी भर देंगे। 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2। तो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा? समपाती होगा, है ना, कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट यानी समपाती। इसका मतलब एक दूसरे पर चढ़ के चलेगी। हाँ, वो दोनों रेखाएं एक दिखेंगी, अलग अलग नहीं दिखेंगी। मैनी सलूशन होगा, बहुत सारे हल हो जाएंगे, है ना। इतने देर अनंत हल है। इस इतना लिख दीजिएगा, इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, इतना भी दीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद अब इसको निकालना नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट तीसरा भी देख लें। तीनों कंडीशन आप जाने रहिए। तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर देखो A1/A2 कितना है? ये 6/2, ठीक है ना। 6 से 2 से काट जाएंगे, 2 3 हो जाएगा। और ये B1/B2 निकाल लीजिए, वो कितना है? -3 कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो -1, तो -3/-1 कट जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद C1/C2 में देखिए वो कितना हो जाएगा? 10/9, और कटेगा नहीं, इतने हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है। तो कौन सा शर्त हुआ? A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या समझे? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो। इसमें वैल्यू भर दीजिए। A1/A2 में 3 आया है, B1/B2 में भी 3 है, और नॉट इक्वल C1/C2 में 10/9 है। देख लो दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि क्या दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, इसलिए समांतर होंगी। यानी जैसे दोनों रेखाएं कह सकते हैं, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, सीधे समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो इसका हल होगा? नहीं हल होगा, अतः कोई हल नहीं होगा। इतना लिख दे, तथा कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। भाई एक रेखा जैसे ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, है ना, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो दोनों रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो हल ही नहीं होगा। तो बस इतना लिख के छोड़ देना। अब इसके आगे निकल सकता ही नहीं है। मान लो कोई निकालने को भी कहे कि इसमें हल बताइए, तो यही कंडीशन जब जान जाएंगे तो कंडीशन लिख देंगे कि ये रेखाएं समानांतर हैं, इसलिए कोई हल नहीं होगा। इतने आंसर लिख के छोड़ देंगे, है ना। हल उसी के निकाल पाएंगे जो अद्वितीय होगा। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 वाले शर्त पर ही इसका हल निकल सकता है। अब स्टूडेंट इसी प्रकार से और क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो, है ना। अब इसके तुलना का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, आप ध्यान दें स्टूडेंट, जो तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला। अब तीसरे का पहले कहता क्या है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताना है कि रैखिक समीकरण युग संगत है कि असंगत है। तो संगत, इसके पहले वाले वीडियो में सब चीज़ें सब बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, संगत, असंगत, सारी बात मैं इसको ठीक से बता दिया हूँ। आप लोग इसको ठीक से समझिए, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको मैं बता देता हूँ फिर से। 3x प्लस 2y बराबर 5 है, और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो यहाँ से A1/A2 ये हो जाएगा, B1/B2 ये हो जाएगा, C1/C2 ये हो जाएगा। अब अगर आप ये दोनों राइट में है तो लेफ्ट में लाने की आवश्यकता नहीं है, वही आप C1 C2 मान लीजिए। लेकिन अगर एक लेफ्ट में है, मैंने ये बाईं ओर, एक राइट बराबर के दाहिनी ओर है, तब आपको सबको एक तरफ कर लेंगे कांस्टेंट वाली टर्म को। ठीक है, यहाँ दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2
इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा, और C1/C2 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट देख रहे हो कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको बता रहा है। तो C1 C2 बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना हो जाएगा, ये 3/2 लिख देंगे, नॉट इक्वल -2/3। इसका मतलब पहले वाले कंडीशन लागू हो रहा है, इसका मतलब इसलिए अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होगा, ये लिख देंगे। अब वो पूछ क्या रहा है, कहता है युग्म संगत है क्या संगत, तो अद्वितीय हल है तो संगत है भाई, तथा संगत होगा। तथा संगत का मतलब ये जो हल हो और हल ही नहीं तो असंगत है, और क्या लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब, तो तथा संगत है। संगत को अंग्रेजी में कंसिस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट होगा, इंग्लिश में कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखें। तो अद्वितीय हल है तो ये तो उसी को संगत कहते हैं। अगर अद्वितीय हल न होता तो एक में और होता है संगत, जिसमें बहुत सारे हल हों, जिसमें कि दोनों लाइनें एक के ऊपर चढ़ के चलती हैं, वहाँ भी कंसिस्टेंट होता है। ये नहीं कहते कि नॉन कंसिस्टेंट कह दें, असंगत है, क्योंकि वहाँ भी तो हल है, उसमें बहुत सारे हल होंगे तो वो भी संगत में आएगा। फिर असंगत में कौन आएगा, जिसका कोई हल ही नहीं होगा, अर्थात जो पैरेलल लाइन खींचेगी, दो समानांतर रेखा रहेगी, उसका इनकंसिस्टेंट होगा, वही जाके असंगत होगा, जिसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तभी जाके वो असंगत होता है। तो इसमें मेरा मानना है जो 4-5 सवाल है, इसी प्रकार सब सवाल तुम लोग कर डालोगे, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत आती है तो